रेटिकुलर टिश्यू ये क्या होते हैं? जालीदार ऊतक। नाम से स्पष्ट है, जाली। इस तरह के ऊतक भी अवकाशी ऊतकों के समान होते हैं। अवकाशी ऊतक में यानी एरिकुलर टिश्यू जो पढ़े थे उनके जैसे हैं, लेकिन इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। ये रचना में वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बारीक और पतले होते हैं। इसमें से शाखाएं फूटती हैं। उनकी कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान कम रहता है और उस खाली स्थान में लिम्फ और ऊतक द्रव्य भरा होता है, जिसे अपन रेटिकुलर टिश्यू कहते हैं। ये ऊतक शरीर में फैले रहते हैं। कई तरह की उपकला ऊतकों, एपिथेलियल जो टिश्यू रहता है उनकी बेस मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। कई अंगों के फ्रेम भी बनाते हैं। ये कोशिकामयी रचना को सहारा देते हैं। इस तरह ये ऊतक कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? यकृत में, लीवर में, स्प्लीन में, प्लीहा में, बोन मारो यानी अस्थि मज्जा में और बहुत सारे अंगों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना हीमोपोइटिक टिश्यू, रक्त उत्पादन करने वाले टिश्यू ऊतक। रक्त क्या है? एक प्राणाधार तरल संयोजी ऊतक है। रक्त भी, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। इस पर प्राणियों का जीवन आधारित है। अब ब्लड के कहाँ पे बहता है? वाहिकाओं से, मतलब ब्लड वेसल से बहकर हमारे पूरे शरीर में धारा प्रवाह में बहता रहता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। और रक्त एक ऐसा घटक है जो द्रव के रूप में होता, फ्लूइड के रूप में, तथा अस्थिर एवं गतिशील होता है, लगातार चलता रहता है। अस्थिर मतलब रुकता कहीं नहीं है, रक्त हमारा बहता रहता है। रक्त का परिमाण क्या होता है? उसकी मात्रा शरीर का 1/20 भाग होता है। शरीर के हिसाब से 1/20 भाग रक्त होता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 6 लीटर होना चाहिए, एक स्वस्थ शरीर में मात्रा। और इसके लिए अपन और डिटेल में इसको रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको रक्त के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज यानी बोन का छोटा रूप। बोन जो होता है वो हार्ड होता है और कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। तो कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि बोलते हैं और बोन को बोलते हैं अस्थि। तो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और दृढ़ होती है, अस्थि की अपेक्षा कमज़ोर होती है। ये कुछ अपारदर्शी, चमकदार और दृढ़ मजबूत संरचना वाली, प्रत्यास्थपूर्ण यानी लचीली होती है। इसमें कार्टिलेज सेल्स पाई जाती हैं, कॉन्ड्रोसाइट ब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। तथा काफ़ी मात्रा में मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है। मैट्रिक्स यानी सेल के बीच का स्थान, जो एक पदार्थ होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस इंग्लिश नाम उसका। मैट्रिक्स होमोजीनस होता, मतलब एक जैसा दिखाई देना, होमोजीनस कहलाता है। इसमें तंतुमय ऊतक भी होते हैं, फाइब्रस टिश्यू। कार्टिलेज कोशिकाओं की संख्या मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में, जिस प्रकार का मैट्रिक्स होगा अलग अलग, तो उस हिसाब से 3 भाग बांटे गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के कार्टिलेजों को बांटा गया है। पहला नंबर आता हाइलिन कार्टिलेज, कचाव हाइलिन। दूसरा नंबर आता फाइब्रो कार्टिलेज, जिसमें तंतु वाले हो गए, तंतु की। तीसरा नंबर इलास्टिसिटी, इलास्टिक कार्टिलेज, प्रत्यास्थ यानी पन्ने वाले, इलास्टिन प्रोटीन वाला, वही वाला लाइन पहले जो पढ़े। ये कार्टिलेज, पहला हाइलिन कार्टिलेज जो होता है स्वच्छ समांगी मैट्रिक्स का बना होता है। फाइब्रस टिश्यू बिल्कुल नहीं होते इसमें। नवीन अवस्था में जब ये नया बनता है तो ये अर्धपारदर्शी नीलापन लिए हुए सफ़ेद पदार्थ दिखाई देता है। इसका मैट्रिक्स ठोस और चिकना होता है, जिसमें कोलेजन फाइबर और कॉन्ड्रोसाइट नाम की सेल इसमें पाई जाती है। कोलेजन फाइबर प्रोटीन के तंतु होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं जो बनाने का काम करती हैं। तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के नाम पढ़ लो, जान लो इसको। ये उपास्थि जहाँ पे जोड़ बनता है, संधायक उपास्थि, जहाँ पे हेड जोड़ते हैं सबके हड्डियों के, जॉइंट बनता है, उनके अस्थियों के आर्टिकुलर एंड पर वृद्धि की ओर वहाँ पे ये पाई जाती हैं, जहाँ पर एपिफाइसिस और डाइफाइसिस, हड्डी के ऊपर और नीचे का जो दोनों सिर होते हैं उसको एपिफाइसिस वाला एरिया कहते हैं,
और जो बीच का एरिया होता है वो डाइफाइसिस कहलाता है। जब हड्डी का विकास पढ़ोगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो एपिफाइसिस ऊपर नीचे होता है, वहाँ पर ये मौजूद होता है, सिरों पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है इस तरह का कार्टिलेज? नाक में और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यहाँ पे कान में, ये नाक में यहाँ और कान में है। नाक में यहाँ अंदर होता है, कान में यहाँ होता है। लेरिंग्स स्वरयंत्र, इसके अलावा ट्रैकिया श्वसन प्रणाल और श्वसन नली ब्रोंकियल ट्यूब्स में, यहाँ इन स्थानों में ये वाला कार्टिलेज होता है। विभिन्न स्थानों पर इसके नाम भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे कोस्टल कार्टिलेज, पसली में जो कार्टिलेज होता है वो कोस्टल कार्टिलेज होता है। इन्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कह देते हैं या एपिफिशियल कार्टिलेज भी कह देते हैं। तो विकासशील हड्डियों में कहा जाता है, जब हड्डी विकास करती तब उस दौरान इनका नाम पड़ता है। सेकंड हम पढ़ेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। इस प्रकार की उपास्थि वहाँ विद्यमान होती है जहाँ की तनाव युक्त शक्ति के साथ लचीलेपन, दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो ये जहाँ पर लचीलापन चाहिए रहता शरीर में और मजबूती भी चाहिए रहती लचीलेपन के साथ, तो वहाँ पे आपको फाइब्रो कार्टिलेज मिलेगा। आपको यहाँ पे भी मैट्रिक्स मिलेगा आपको और वाइट फाइबर के पिंड भी मिलेंगे। तो यहाँ वर्टिब्रल बॉडी के एग्जाम्पल दिया गया है। वर्टिब्रल बॉडी मतलब रीढ़ की हड्डी में जो गद्दी पाई जाती है वहाँ पे ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि लचीलापन भी चाहिए रीढ़ की हड्डी को और ताकत भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी इसका सबसे अच्छा उदाहरण हुआ। यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क पाई जाती है, गद्दियाँ लगी रहती हैं, उनका एक एग्जाम्पल हुआ। ये उपास्थि आर्टिकुलर इंटरआर्टिकुलर कार्टिलेज के रूप में घुटना में भी पाई जाती है। शरीर का पूरा वजन कौन उठा रहा है? अपना घुटना उठा लेता है। तो घुटने में भी विशेष तरह की गद्दी लगी हुई है, कार्टिलेज लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है? कार्टिलेज का काम ही होता है घर्षण से बचाने के लिए, चोट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जोड़ की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सारे काम होते हैं। यहाँ पे सेमी लूनर, आधा चंद्रमा आकृति के कार्टिलेज, सेमी लूनर कार्टिलेज कहा जाता है इनको। अस्थियों को जोड़ने वाले लीगामेंट के रूप में और संधि बनाने वाले प्यूबिक सिम्फाइसिस की गद्दी में भी यही कार्टिलेज पाया जाता है। एक तो जोड़ों में जो लीगामेंट पाए जाते हैं, जो पास होते हैं, वो तंतुमय संरचना वो जोड़ने में, और दूसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस, इलियम इस्चियम प्यूबिक, हिप बोन जो होती है, हिप बोन जो ऊपर वाला भाग होता है ये इलियम कहलाता है। नीचे बैठने वाला स्थान, जो स्थान उभरा रहता है जो, वो इस्चियम कहलाता है, और ये सामने फ्रंट में जो आता है ये कहलाता है प्यूबिक। तो प्यूबिक की जो गद्दियाँ कहलाती है, इस स्थान में भी ये कार्टिलेज होता है चोट लगने से बचाव के लिए। इलास्टिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? प्रत्यास्थ उपास्थि। ये उपास्थि उन स्थानों में पाई जाती है जहाँ सहारे के साथ साथ लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इसका रंग पीला होता है। ये तंतु पन्ने वाले होते हैं। मैट्रिक्स में इलास्टिक तंतुओं की विद्वानता होती है और हाइलिन कार्टिलेज से ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैट्रिक्स में इलास्टिन तंतु के अतिरिक्त कोलेजन तंतु भी पाए जाते हैं। कोलेजन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। प्रत्यास्थ तंतुओं के बीच में कॉन्ड्रोसाइट नाम की सेल पाई जाती है। मतलब इलास्टिन प्रोटीन वाले में, इसमें कार्टिलेज जो पढ़ रहा है इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पढ़ोगे आप। इसमें लचीलापन ज़्यादा रहता है, दबाते हो या मोड़ते हो तो पुनः अपनी स्थिति में ये वापस आ जाता है। जैसे अपने कान में ये पिन्ना जो लगा है, इसको आप ऐसे मोड़ोगे और ऐसे छोड़ोगे तो वापस अपनी स्थिति में जाएगा। यूस्ट्रिकियन ट्यूब जो यहाँ पे सीधे कान और गले में खुलती है, यूस्ट्रिकियन ट्यूब, इसके बारे में। एपिग्लोटिस इसका सबसे अच्छा उदाहरण हुआ एक, एपिग्लोटिस। और स्वरयंत्र जब अपन बोलते हैं तो कार्टिलेज का भी इसमें रोल पढ़ेंगे अपन, और साथ में स्वर रज्जुओं का भी रोल पढ़ेंगे। तो ये भी इसको पढ़ेंगे अपन, ये उसके उदाहरण हुए। नेक्स्ट अपना उदाहरण है इसमें, नेक्स्ट अपना मतलब पार्ट हुआ इसमें बोन पढ़ेंगे अपन। कार्टिलेज के बाद बोन पढ़ेंगे। ओसियस टिश्यू बोन को बोला गया है। ये कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अधिक कठोर होते हैं और दृढ़ ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू की वैरायटी में अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर कौन होता है तो बोन होती है, जो स्केलेटन का निर्माण करता है। स्केलेटन हमारा पूरा कंकाल तैयार होता है हड्डी से,
और हड्डी हमारे शरीर को पूरे कंकाल पूरा शेप देने का काम करता है। इसमें भी इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होते हैं। इसमें पेरिओस्टियम इसकी चारों तरफ लेयर बना के रखती है। इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, ये दो तरह की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? हड्डी को बनाने का काम करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है, एक्स्ट्रा का बोन फॉर्मेशन ना हो, यानी हड्डी ज़्यादा में ना बन जाए, निर्माण ज़्यादा में ना हो जाए, तो उसकी छटनी का काम करती है। मतलब एक तरह से ज़्यादा निर्माण ना हो तो उसको ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं कि ज़्यादा ना बने। ठीक है, इनके विपरीत काम करें। दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, और एक लोग ये देख रहा है कि ज़्यादा ना बनाओ तुम। समझ गए? दोनों में अंतर ये है। घनत्व और कठोरता के आधार पर अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली अस्थि होती है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी अस्थि होती है कैंसल्ड बोन। कॉम्पैक्ट बोन यानी सघन अस्थि और दूसरी कैंसल्ड स्पॉन्जी बोन मतलब सुशिर अस्थि। दोनों में अंतर क्या है इसको अपन देखते हैं। कॉम्पैक्ट बोन समस्त अस्थियों की बाह्य परत और साफ्ट हड्डी के हेड के नीचे वाला पार्ट जब थोड़ी नीचे आते हैं तो साफ्ट कहलाता, मध्य का भाग साफ्ट प्रकृति के होते हैं। साफ्ट कठोर होता है। अच्छा, नग्न नेत्रों से देखने पर हड्डी ठोस दिखाई देती है, लेकिन अगर अपन उसको ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ऐसे कट सेक्शन करके ट्रांसवर्स काटेंगे तो अपन माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो उसमें अलग अलग संरचना डिज़ाइन जैसी दिखाई देगी। तो मध्य में अगर आप देखोगे उसको तो मध्य में हेबर्शियन कैनाल दिखाई देती है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, हेबर्शियन कैनाल मध्य में होती है और इस हेबर्शियन कैनाल में रक्त वाहिनिकाएँ और लिम्फ वेसल्स और नर्व और कुछ बोन मारो भी रहते हैं। बोन मारो ब्लड बनाने वाली सेल्स है ना, अस्थि मज्जा। ये चारों ओर से प्लेटों से घिरी रहती है। ये विभिन्न आकार की चक्राकारताएं होती हैं। चक्राकार मतलब गोल चक्र। इसे हेबर्शियन लैमिनी कहते हैं। हेबर्शियन लैमिनी इस बाजू वाले चित्र में आप देख सकते हैं। हेबर्शियन कैनाल, हेबर्शियन लैमिनी, लिम्फेटिक वेसल्स, वेन, कैनालिकुलाई, लैमिनी ऑफ मैट्रिक्स, ये संरचना आपको देखना। हेबर्शियन लैमिनी कहते हैं। पास सटी इन सतहों में मध्य में सूक्ष्म स्थान पाया जाता है जिसे लैकुनी कहते हैं। खाली स्थान जो पाया जा रहा है उसको लैकुनी नाम दिया गया है। इसमें लिम्फ भरे हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स भरी होती हैं। प्रत्येक लैकुनी के चारों तरफ सूक्ष्म लहरदार नलिकाएं निकलती हैं जिसके कैनालिकुलाई कहते हैं। कैनालिकुलाई कैनाल नाली नुमा संरचना, नलिकाएं। और ये प्रत्येक लैकुनी से हेबर्शियन कैनाल से जुड़ी रहती है। ये आपस में जुड़ी हुई नलिकाएं आपस में अंदर ही अंदर क्या है? जुड़ी हुई है, लैकुनी से जुड़ी हुई हैं। रक्त से निकला हुआ लिम्फ मतलब रक्त में लिम्फ होता है, छना हुआ पार्ट, रक्त का छना हुआ पार्ट, वो निकल कर यहाँ से हेबर्शियन कैनाल से होता हुआ इसमें चला जाएगा, रिक्तिकाओं की गर्तिकाओं में पहुँच जाएगा। जो खाली स्थान अभी पड़े उसमें गर्तिकाओं में पहुँच जाएगा। वहाँ पर स्थित हड्डी के पोषण का कार्य कर रहा है। लिम्फ रक्त से छनने के बाद ये लिम्फ हड्डी के पोषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि लिम्फ में जो पोषक तत्व विद्यमान होंगे वो हड्डी के लिए फायदेमंद हैं। तो ये पूरा सिस्टम मिलके, ये सारी संरचना मिलके एक हेबर्शियन सिस्टम कहलाती है, हेबर्शियन तंत्र कहलाती है। स्पॉन्जी बोन क्या होती है? अगर नग्न आंखों से देखोगे, बिना माइक्रोस्कोप से देखोगे, साधारण देखोगे तो हड्डी स्पॉन्जी खोखली दिखाई देगी। इसकी अगर ट्रांसवर्स कट सेक्शन काटोगे, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करने पे, क्षैतिज काटने पे, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पे हेबर्शियन कैनाल सघन अस्थि की अपेक्षा बहुत बड़ी बड़ी होती है। मतलब वो पहले पढ़े और इसकी अपेक्षा इसमें क्या अंतर है? ये इसकी कैनाल जो है वो बड़ी है, इसमें इसकी कैनाल बड़ी है। पटलिकाएं काफ़ी कम होती हैं। पटलिका मतलब लैमिना, लैमिनी जो उस डायग्राम में देखिए वो इसमें कम पाई जाती है लैमिनी। मधुमक्खी की छत्तों की समान संरचना दिखाई देती है काटने पे। लाल अस्थि मज्जा इसमें पाया जाता है, ही वाले में। और कोमल कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो अस्थि के अवकाशों में भरा होता है। रक्त बनाने वाली कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे स्पॉन्जी बोन में रक्त बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये अस्थि चपटी अस्थियों में अंदर पे पाई जाती है। चपटी अस्थि के अंदर ये वाले अस्थि पाई जाती है जिसमें
बड़ी अस्थियों के हेड, सिर वाला, बड़ी अस्थियों के सिर वाला भाग, और पसलियाँ और कशेरुकों के वर्टिब्रल बॉडी, मतलब रीढ़ की हड्डी, आपकी पसली, और ये जैसे बड़ी बड़ी अस्थि फीमर ईमर हो गई, इनके हेड वाली पार्ट की बात हो रही है। ऐसी अस्थियों में स्पंजी बोन का उदाहरण दिया गया है आपका ये। तो सघन अस्थि की पतली तह से ढकी रहने वाली अस्थियां भीतर स्पंजी होती, बाहर की लेयर तो कठोर है लेकिन अंदर की लेयर स्पंजी मतलब नरम होती है।